तो दोस्तों, आज मैं डॉक्टर रोमांटिक के सीजन 3 का एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाली हूँ। एपिसोड 1 की शुरुआत एक बोट से होती है जिसमें एक आदमी हर किसी को शूट किए जा रहा था और कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। फिर हम कोस्ट गार्ड के शिप को देखते हैं जिसके रडार में वो बोट डिटेक्ट हो गया था। वो बोट अनआइडेंटिफाइड था और उससे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। तो शिप कैप्टन कुछ लोगों को उस बोट को चेक करने के लिए भेजता है। इंस्पेक्शन टीम वाले बोट पे पहुंचते हैं तो हर जगह खून और डेड बॉडीज थी। डेक पे उन्हें एक आदमी मिलता है जो जिंदा था पर घायल था। बोट के लोअर लेवल में उन्हें कुछ और लोग भी मिलते हैं जो बहुत डरे हुए थे और बताते हैं कि वो लोग नॉर्थ कोरिया से हैं। सारे सर्वाइवर्स को कोस्ट गार्ड के शिप पे लाया जाता है। उनमें से एक को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। शिप का डॉक्टर ब्लड रोकने की कोशिश कर रहा था पर वो खुद ही थोड़ा पैनिक कर रहा था। तभी बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। शिप कैप्टन ने हेल्प के लिए दोलदम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को बुलाया था। हेलीकॉप्टर में से वोजिन, इंसू और नर्स पार्क के साथ उतरता है। पेशेंट के पास जाने से पहले उनसे एक पेपर में साइन करवाया जाता है जिसमें लिखा था कि इस मोमेंट से इस शिप पे जो कुछ भी होगा वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। रूल्स फॉलो नहीं करने पे नेशनल सिक्योरिटी लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। इंसू पार्क से किम साबू के बारे में पूछता है तो पार्क बताता है कि युंजे उन्हें ढूंढने ही गई है। दूसरी तरफ हम किम साबू को देखते हैं जो बहुत समय के बाद छुट्टी पे थे और लेट नाइट फिशिंग एंजॉय कर रहे थे और युंजो एक दूसरे डॉक्टर के साथ उन्हें ढूंढ रही थी। वो उस डॉक्टर जिसका नाम जैंग था उससे कहती है कि कुछ चीजें हैं जो वो रात में बिल्कुल नहीं करना चाहती। ड्राइविंग उनमें से एक है और आज इतनी रात को इस कच्ची सड़क पे उसे ड्राइव करना पड़ रहा है। डॉक्टर जैंग भी लगातार किम साबू को कॉल ट्राई कर रहा था पर वो उठा ही नहीं रहे थे। इधर वोजिन पेशेंट के पास पहुंचता है तो देखता है कि वो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस था और काफी ब्लड खो चुका था। चेक करने पे उसे बुलेट वुंड्स दिखते हैं पर एग्जिट वुंड्स नहीं थे, मतलब बुलेट्स अभी भी बॉडी में ही थे। अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि उसे लिवर में भी इंजरी है और ब्लड भरता जा रहा था। वोजिन कहता है कि आईवीसी इंजरी की भी पॉसिबिलिटी है। आईवीसी काफी रेयर कंडीशन होती है जिसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग इन्वॉल्व होता है। सर्जरी भी कॉम्प्लेक्स होती है और डेथ के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। इस शिप में कोई ऑपरेटिंग रूम या वैसे इक्विपमेंट्स भी नहीं थे जिससे सारे डॉक्टर्स थोड़े नर्वस होते हैं। वोजिन युंजे को कॉल करके पूछता है कि किम साबू मिले या नहीं। युंजे कहती है कि वो ढूंढ ही रही है पर अभी तक मिल नहीं रहे। उसी समय डॉक्टर जैंग को किम साबू दिख जाते हैं। युंजे किम साबू को बताती है कि उन्हें कोस्ट गार्ड से इमरजेंसी कॉल आया था। वोजिन, इंसू और नर्स पार्क वहाँ गए तो हैं पर पेशेंट की हालत बहुत खराब है। किम साबू फिर वोजिन से बात करते हैं। वोजिन बताता है कि पेशेंट को 3 गनशॉट वुंड्स है। एक गोली से एक नर्व में कट हुआ है और बाकी दोनों गोली के एग्जिट वुंड्स नहीं है। लिवर इंजरी होने के चांसेस भी हैं और मेजर इशू ये है कि आईवीसी इंजरी की भी पॉसिबिलिटी है। तभी एक हेलीकॉप्टर किम साबू की तरफ आता है और वो बोलते हैं कि पेशेंट की ब्लीडिंग ढूंढ के रोको, मैं आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ। दूसरी तरफ हम दोलदम हॉस्पिटल के डायरेक्टर पार्क को देखते हैं जो दोलदम हॉस्पिटल के नए ट्रॉमा सेंटर के लिए डॉक्टर रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे थे। जिस डॉक्टर से उन्हें मिलना था वो वहाँ आता ही नहीं है। वो वहाँ से निकल ही रहे थे कि उन्हें वहाँ एक चा नाम के डॉक्टर दिखते हैं जो अपना करंट पोजीशन चेंज करने की कोशिश में है। इधर ब्लीडिंग रोकने के लिए वोजिन इमरजेंसी सर्जरी शुरू करता है। वो शिप वाले डॉक्टर को समझाता है कि आईवीसी इंजरी की वजह से जैसे ही वो पहला कट करेगा उसके वाइटल्स गिरने लगेंगे तो डरने की जरूरत नहीं है। वोजिन जैसे ही कट करता है बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है। वोजिन शिप वाले डॉक्टर को सीपीआर करने को बोलता है और खुद ब्लीडिंग का सोर्स ढूंढने लगता है। कुछ देर में किम साबू भी युंजे और डॉक्टर जैंग के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। किम साबू उस गनशॉट पेशेंट के पास जाने से पहले उसकी बेटी को देखना चाहते थे। असल में वो जब वोजिन से फोन पे बात कर रहे थे तो उसकी बेटी की बहुत ज्यादा खांसने की आवाज आ रही थी। वोजिन ने फिर बताया था कि पेशेंट की बेटी बहुत ज्यादा खांस रही है और उसे सांस लेने पे एबनॉर्मल आवाज आ रही है। जैसे ही किम साबू और युंजे उसके पास पहुंचते हैं उसके मुंह से ब्लड आने लग जाता है। इस पेशेंट को युंजे के केयर में छोड़कर किम साबू उस गनशॉट पेशेंट के पास जाते हैं जिसे 10 मिनट से सीपीआर दिया जा रहा था। वोजिन फाइनली ब्लीडिंग रोकने में सक्सेसफुल होता है और फिर जाके उसकी पल्स वापस आती है। वोजिन किम साबू को बताता है कि हार्ट में जितना ब्लड पंप होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है और लिवर भी काफी डैमेज्ड है।
शिप वाला डॉक्टर मन में सोच रहा था कि अब तो कुछ नहीं किया जा सकता, ये पेशेंट तो अब मर ही जाएगा। पर किम साबू एक अनयूजुअल प्रोसीजर करके उस पेशेंट को थोड़ा स्टेबल कर देते हैं और कहते हैं कि आगे की सर्जरी अब उसे हॉस्पिटल में ले जाकर करेंगे। दूसरी तरफ युंजे भी उस पेशेंट की बेटी की कंडीशन को स्टेबल कर देती है। शिप का कैप्टन उन्हें अगले 18 घंटे तक पेशेंट को शिप से ले जाने की परमिशन नहीं दे रहा था, क्योंकि वो लोग नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स थे, यानी नॉर्थ कोरिया से भागे हुए लोग। सोल में अभी कोई कॉन्फ्रेंस चल रहा था जिसमें नॉर्थ और साउथ कोरिया की पॉलिसीज डिस्कस हो रही थी। ऐसे में अगर नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स को लेके कोई न्यूज आ जाती है तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो जाएगी। पर किम साबू ये डिसीजन एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थे। वो कैप्टन को कन्विंस करने लगते हैं और कहते हैं कि वो लोग अपनी जान को खतरे में डाल के साउथ कोरिया आए हैं सरवाइव करने के लिए। ऐसे में उन्हें मरने के लिए छोड़ देना सही नहीं है। आखिर कैप्टन अनऑफिशियल कैपेसिटी में पेशेंट्स को ले जाने की परमिशन दे देता है। सब लोग तुरंत हेलीकॉप्टर्स में वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम मैनेजर जैंग को देखते हैं जो भागता हुआ दोलदम हॉस्पिटल पहुँचता है, जहां मिस ओ और डॉक्टर नाम ऑलरेडी पहुंचे हुए थे। मिस ओ कहती है कि उन्हें कोई प्लान बनाना होगा, क्योंकि किम साबू जिन पेशेंट्स को ला रहे हैं ऑफिशियली वो यहां आ नहीं सकते, इसलिए कम से कम लोगों को इस बारे में पता चलना चाहिए। दोलदम हॉस्पिटल में ऐसा करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्टाफ्स आते जाते रहते थे। मिस ओ कहती है कि एक जगह है जहाँ ये पॉसिबल है, दोलदम हॉस्पिटल का नया ट्रॉमा बिल्डिंग, जिसे अभी यूज करने का अप्रूवल नहीं मिला था। मैनेजर जैंग तो इसके अगेंस्ट था, पर डिस्कशन के बीच में ही दोनों हेलीकॉप्टर्स पहुंच जाते हैं। मिस ओ कहती है अब तो ट्रॉमा सेंटर ही यूज करना पड़ेगा, वो लोग तो आ चुके हैं। फिर हम ट्रॉमा सेंटर के अंदर का देखते हैं, जहां हर तरह के एडवांस्ड इक्विपमेंट्स लगे हुए थे। पेशेंट को वहां के ऑपरेटिंग रूम में ले जाया जाता है और वो जिन डॉक्टर जैंग से कहता है कि वो तुरंत वहां पहुंचे। डॉक्टर जैंग ने नया ही दोलदम हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। उसकी शिफ्ट शाम को 6 बजे ही खत्म होनी थी, पर अब रात के 3 बज रहे थे, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर वहां से भाग निकलता है। मिस ओ और किम साबू आपस में बात करते हैं और किम साबू पेशेंट्स के बारे में बताते हैं कि ये नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स हैं। जो छोटा बच्चा है उसके डैड की डेथ शिप में ही हो गई है। वो फिजिकली तो ठीक लग रहा है, पर कुछ ज्यादा ही शांत है। किम साबू ऑपरेटिंग रूम में पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये हमारे ट्रॉमा सेंटर का पहला पेशेंट है, तो किसी भी हालत में इसे बचाना है। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। डायरेक्टर पार्क डॉक्टर चा से मिलने आते हैं। डायरेक्टर पार्क कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप दूसरे हॉस्पिटल जाने की सोच रहे हो। दोलदम हॉस्पिटल में एक नया ट्रॉमा सेंटर बना है, आप वहां आओगे तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी। डॉक्टर चा और किम साबू यूनिवर्सिटी में राइवल्स हुआ करते थे। वो चलकर ट्रॉमा सेंटर देखने की बात करते हैं। इधर हॉस्पिटल में सर्जरी सक्सेसफुल रही थी और दोनों पेशेंट अब स्टेबल थे। फिर हम नर्स पार्क को देखते हैं। वो एरियम को मैसेज करके पूछना चाह रहा था कि वो कहाँ है, कब तक आएगी, पर कुछ सोचकर मैसेज नहीं करता। युंजे वहाँ आकर डॉक्टर जैंग के बारे में पूछती है। वो गुस्सा हो रही थी कि वो बिना किसी को बताए कैसे भाग गया। तभी वहाँ एक नर्स आकर युंजे से पूछती है कि वो हाउस वार्मिंग कब दे रही है, क्योंकि युंजे काफी समय के बाद सोल से यहाँ शिफ्ट हो रही थी। युंजे घर का नाम सुनकर थोड़ा वियर्ड एक्ट करने लग जाती है। युंजे के जाने के बाद वो नर्स उसके और वोजिन के रिलेशनशिप के बारे में बात करती है। वो दोनों 3 सालों से रिलेशनशिप में तो थे, पर ज्यादा टाइम लॉन्ग डिस्टेंस में थे। फिर हम एरियम और डॉक्टर मून की एक झलक देखते हैं। दोनों प्लेन में थे और शायद वापस दोलदम हॉस्पिटल ही आ रहे थे। युंजे घर पहुंचती है, तब हमें पता चलता है कि वो और वोजिन अब साथ में रह रहे थे। वोजिन बहुत अच्छे मूड में था, क्योंकि उसने एक IVC इंजरी फिक्स किया था, जो कि एक बहुत बड़ा डील होता है। वो युंजे को किस करता है तो युंजे खुश तो होती है, पर कहने लगती है कि हम साथ में इसलिए नहीं रह रहे हैं। हम रह रहे हैं उसका पहला रीजन ये है कि हमारे पैसे बचेंगे। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता डेट्स में जाने के लिए, तो हम साथ में टाइम स्पेंड कर पाएंगे। दोनों फिर थोड़ा रोमांटिक वाला नोक-झोंक करते हैं। इधर दोलदम हॉस्पिटल में डॉक्टर यांग सोच रहा था कि वोजिन और युंजे अभी तक आए क्यों नहीं है। इस हॉस्पिटल में किसी को पता नहीं था कि ट्रॉमा सेंटर खुल चुका है। वो इंसू का पीछा करके ट्रॉमा सेंटर तक तो पहुंच जाता है, पर मिस ओ वहां आकर उसे हैंडल कर लेती है। ट्रॉमा सेंटर में नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के एजेंट्स आए हुए थे उन पेशेंट से पूछताछ के लिए।
उसी समय डायरेक्टर पार्क डॉक्टर चा को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्हें तो पिछली रात का कुछ पता नहीं था, तो किम साबू उन्हें सिचुएशन एक्सप्लेन करने आते हैं। वहाँ डॉक्टर चा को देखकर वो हैरान रह जाते हैं। डायरेक्टर पार्क बताते हैं कि उन्होंने डॉक्टर चा को यहाँ एक पोजीशन ऑफर किया है, तो वो ट्रॉमा सेंटर देखने आए हैं। किम साबू हाथ आगे बढ़ाते हैं तो डॉक्टर चा उनको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं और युंजो के पास जाकर कहते हैं काफी समय बाद मिल रहे हैं। युंजो नर्वस लग रही थी और उसके मुंह से बस डैड निकलता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।